बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। मैं उन तमाम दोस्तों का ममनून हूं जिन्होंने मेरी वालिदा मोहतरमा की सेहतयाबी के लिए दुआ की है, कमेंट्स किए हैं या मुझे मैसेज दिए हैं या फ़ोन पे मेरे साथ रब्ता किया है। वालिदा की सेहत कुछ बेहतर नहीं है और इस्तदा है कि दुआ जारी रखें मेरी वालिदा मोहतरमा के लिए। और जो मौज़ू है आज, एक ही मौज़ू है और वो है जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस है, उस हवाले से। वो यार ट्रक्कां वाली सरकार ते एवें उन्होंने कह देंदी ना, अफवाज चौधरी ने अपने भरा नूं फ़ोन करदे कहा सी ना कि ट्रक बाहर पहुँच गया और ट्रक से मुराद वो पता नहीं कितने करोड़ रुपए, इस तरह की वो बात-बूत बनी हुई है। लेकिन उसको छोड़ दें। वो जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब के खिलाफ मुख्तलिफ रेफरेंस हैं मिसकंडक्ट के और उनकी तफसीलात जो हैं वो कई मरतबा मैं बयान कर चुका हूँ। और पैसे-वूसे का मामला भी है, बच्चों की कोई प्रैक्टिस जो है वकालत, उनकी जूनियर वकील हैं लेकिन बड़े-बड़े केस हैं और वो कहते हैं जनाब के अब्बा जी जो हैं वो अपने बच्चों की वकालत चमकाने के लिए कुछ सिफारिश-वुरिश भी कर देते हैं और फिर असासे हैं कुछ और फिर कुछ घपले या टेम्परिंग वो कहते हैं जनाब की गई है, जो टैक्स रिटर्नें जमा करवाई गई हैं उनमें, कोई जो घर हैं, प्लाट हैं, प्लाज़े हैं, उनकी मालियत उनमें तब्दील की गई हुई है। इस तरह के इल्ज़ामात हैं उनके खिलाफ। ये 27 अक्टूबर को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास हुआ था और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तश्कील का आपको पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जज होते हैं और 2 सीनियर तरीन चीफ जस्टिस साहबान होते हैं हाई कोर्ट्स के। और ये तरतीब इस तरह बनती है, जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा चीफ जस्टिस है, उन्होंने तो होना ही होना है। और सरदार तारक मसूद साहब हैं, एजाज़ अल एहसन साहब हैं, ये हैं सुप्रीम कोर्ट के। और फिर लाहौर हाई कोर्ट के मिस्टर जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी जो चीफ जस्टिस हैं और बलोचिस्तान हाई कोर्ट के मिस्टर जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान साहब जो हैं, ये मेंबर हैं। 27 तारीख को जो फैसला किया गया था, जो इनको नोटिस जारी किए गए थे, जवाब तलब किया गया था जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब से कि आपके खिलाफ ये शिकायत हैं और इनका आप जवाब दें। तो उन्होंने जवाब देने की बजाय उन्होंने इतराज़ात उठा दिए हैं और इतराज़ात किन पे उठाए हैं? 3 जजों पे। वो जो 27 तारीख को फैसला आया था, वो आया ही 3-2 से था। अमीर भट्टी साहब जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं और एजाज़ अल एहसन साहब जो हैं, उन्होंने ये कहा था कि जनाब ये रेफरेंस नहीं बनता मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ। लेकिन 3 जजों ने ये इत्तेफाक किया था कि नहीं जनाब रेफरेंस बनता है, इंक्वायरी होनी चाहिए। और वो थे जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा, जस्टिस सरदार तारक मसूद और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान साहब जो चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट हैं। तो अब इन्होंने तीनों पर ये एतराज़ उठा दिया है, जनाब आप मेरा केस ना सुने। और जो जवाब इन्होंने दिए हैं, वो बड़े अजीबो-गरीब किस्म के जवाब हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। अच्छा, ये पहली मर्तबा चीज़ सामने आई है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अरकान पर एतराज़ उठा दिया जाए। ये एक मर्तबा पहले भी एक जज साहब जो हैं, वो अलग हो गए थे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से। एक ही वाक़या है और वो भी मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब का ही वाक़या है। इन्हीं के खिलाफ रेफरेंस था और वो रेफरेंस जो है, वो ये था, वो ज़ाहिर है उस वक़्त थोड़ा-सा अदलिया का जो मेन स्ट्रीम मीडिया तब भी इतराज़ात जो इल्ज़ामात वगैरह जजों के खिलाफ होते हैं, उनको गोल-मोल कर देते हैं। और उस वक़्त भी ये कहीं खबर-शबर नहीं आई थी। मैंने अपने अखबार में बहरहाल ये खबर छापी थी कि मामला क्या हुआ था। ये जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के पास लगी एक बेल एप्लीकेशन और इन्होंने वो मुस्तरद कर दी। और फिर नुमाना जा वकील सी कोई, इन्होंने कहा, "ये केड़ा वकील आ गया मेरे सामने।" इन्होंने अड़ा के परे मारी। और उसके बाद एक और जो वुकला के लीडर हैं, वो वकील बन के आ गए जनाब। जब वो आए, इन्होंने उन्हीं ग्राउंड्स पर वो दरखास्त मंजूर कर ली। अब जो मुद्दई है, वो चला गया सुप्रीम कोर्ट में अपील लेके। वहां जो बेंच था सुप्रीम कोर्ट का, उसने जनाब वो जो अपील थी वो मंजूर कर ली और साथ ही ये कहा, ये वाकया लिख के कि जनाब वो वकील पेश हुआ, उन्हीं ग्राउंड की बुनियाद पे इन्होंने डिसमिस की उसकी दरखास्त जमानत और बाद में दूसरा वकील पेश हुआ तो उन्होंने मंजूर कर ली। तो इन्होंने कहा कि जनाब ये कोई ना गड़बड़ है, कोई रंगबाजी है। तो इस तरह की ऑब्जर्वेशन दे दी। अब मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब उसके खिलाफ चले जाते हैं नजरसानी में खुद ही
और फिर इनकी जो नज़रसानी की दरख्वास्त थी वो सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दी थी और रिकमेंड कर दिया था मामला कि इस मामले को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल देखे। और वो बेंच कौन था, उस बेंच के हेड कौन थे? उस बेंच के सरबराह थे आसिफ सईद खान खोसा साहब। ये मामला हुआ था और फिर जनाब वो मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चला गया और इन्होंने परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ जिनको सजा हुई थी खसूसी अदालत से, आज वो भी केस लगा हुआ था, वो उसकी भी थोड़ी बहुत मैं जिक्र करूंगा आगे जाके व्लॉग में। जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी और जो अमीर भट्टी साहब हैं जो कहते हैं इनके खिलाफ रेफरेंस नहीं बनता, वो भी इस बेंच में शामिल थे। लाहौर हाई कोर्ट और एक और बेंच, एक और जज साहब थे, 3 जजों ने यानी फुल बेंच ने वो जो अदालत थी जिसने सजा सुनाई थी मुशर्रफ को, उसकी तशकील और सजा और जो आर्टिकल 6 था उसके हवाले से कुछ चीज़ें थी कि जनाब वो जो 18वीं तरमीम में ये कहा गया है, जो बातें की गई हैं कि आइन को सबूतात करने वाली, इसका तलाक माजी से नहीं हो सकता। मुशर्रफ ने तो 2007 में ये गड़बड़ की थी, पीसीओ लेके आए थे और जज फारग किए थे, इसलिए इसका तलाक नहीं। तो इस तरह की इन्होंने वो जजमेंट दी हुई थी। तो इनसे वादा ये किया गया था कि आपके खिलाफ फिर वो रेफरेंस चलेगा ना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आसिफ सईद खोसा वाले जजमेंट के नतीजे में। फिर इनसे ये कहा गया कि जनाब आप ऐसा करें कि कौन लोग थे, वही यही ग्रुप जो अब ज़ेर ताब है, यही लोग थे। तो इन्होंने ये कहा कि जनाब आप ऐसा करें कि वो इसको ख़त्म करें और फिर आपके खिलाफ जो रेफरेंस है वो हम ख़त्म करवा देंगे और आपको सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे। ये जो जजमेंट आई थी खसूसी अदालत की, सरदार सेठ वकार सेठ वाली जो 3 रुकनी अदालत थी, उसमें लाहौर हाई कोर्ट के शायद करीम थे और सिंध हाई कोर्ट के शायद नज़र अकबर, मुझे उनका नाम भूल रहा है। तो उन्होंने 2-1 से वो फैसला दिया था कि मुशर्रफ को सजाए मौत सुनाई जाए। तो इन्होंने फिर, ये था 27 दिसंबर 2019 को ये मामला हुआ था और फिर उसके खिलाफ रिट दरखास्त आ गई लाहौर हाई कोर्ट में जिसकी जुरिसडिक्शन ही नहीं थी, इनका दायरा इख्तियार नहीं था, इसमें पूरा भी इलाक कर चुका हूं और ये बड़े फख्र से कहते हैं मेरी जजमेंट पढ़े वो। और फिर जब आज वो लगा है सुप्रीम कोर्ट में, तो वही सवाल जो मैंने उठाए थे कि जनाब लाहौर हाई कोर्ट की जुडिक्शन कैसे बनती थी, जब अपील का राइट था उसके पास सुप्रीम कोर्ट में, तो फिर लाहौर हाई कोर्ट क्या करने गया था? लाहौर हाई कोर्ट ने कैसे सुन लिया? वो 4 रुकनी बेंच सुन रहे हैं ना, जस्टिस चीफ जस्टिस काजी फायज इब्राहिम में सैयद मंसूर अली शाह साहब हैं, उसमें अमीनुद्दीन खान साहब हैं, अदर मनील्ला साहब हैं और उन्होंने ये बता भी दिया चीफ जस्टिस ने कि मंसूर अली शाह साहब को इसलिए शामिल किया गया कि उन्होंने पहले ये केस सुना होगा। बहरहाल वो मुशर्रफ साहब की जो दरख्वास्त थी वो उन्होंने कहा कि ख़ानदान से पूछ लें आप कि वो इसको चलाना चाहते हैं नहीं, लेकिन इस केस का तो जो लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया हुआ है इसका तो उन्होंने फैसला करना ही करना है, क्योंकि मेरे ख्याल में ये जुरिडिक्शन नहीं बनती थी। और जो बड़े बड़े वकील पेश हुए हैं पाकिस्तान बार कौंसिल के, सिंध हाई कोर्ट बार के और रशीद रिजवी, हामिद खान, आबद साकी, वो सारे ये कह रहे हैं कि जनाब लाहौर हाई कोर्ट की जुरिडिक्शन बनती नहीं थी, इन्होंने कैसे मुशर्रफ को कर दिया। अच्छा फिर हुआ क्या? वो ऐसा ही हुआ कि इनके खिलाफ रेफरेंस खत्म हो गया और ये यानी कि वो 27 की मैंने बात की ना, 27 दिसंबर 2019 को वो फैसला होता है और ये जनवरी में 13 जनवरी या 12-13 जनवरी 2020 में वो फैसला कलदम कर देते हैं और वो अदालत ही उड़ा देते हैं। ये मुज़ाहिर अली नकवी से सरबराही में जो 3 रुकनी बेंच था। तो अब फिर उसके 2-3 महीने बाद ये मार्च में 2020 में सुप्रीम कोर्ट के जज भी बन जाते हैं। बताने वाले बताते हैं कि मुज़ाहिर नकवी साहब ने ये शर्त रखी कि मेरे खिलाफ जो रेफरेंस पेंडिंग पड़ा हुआ है पहले वो ख़त्म करें, फिर परवेज़ मुशर्रफ का मैं फैसला करूंगा। अब वो पार्टियां जो हैं वो चढ़ गई साकम सार के पीछे, जो भी थे फैज़ हमीद ग्रुप, जो भी लोग थे, जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल थी उसके मेंबर आसिफ सईद खोसा साहब भी थे। अब चीफ जस्टिस के जो तरले किए जा रहे हैं, जनाब ये आप करें कुछ, उनका जनाब ये खोसा को बना ले, मैं हमें तो कोई इतराज़ नहीं, हम तो ख़त्म कर देंगे, हमारी नज़र में कानून शुनून कोई चीज़ नहीं है, आप जो कहेंगे वही होगा। तो वो उन्होंने कहा जनाब खोसा साहब से बात कर लें। फिर शायद खोसा साहब से बात की गई और खोसा साहब ने ये कहा कि चलो मैं ना इस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में नहीं बैठता, मैं बता देता हूँ कि जो मेरी जजमेंट है तो इसलिए मैं नहीं बैठना मुनासिब नहीं, वैसे भी ठीक था उनका फैसला। तो वो अलग हो गए थे खुद से, एतराज़ नहीं किया था इन्होंने, वो खुद से अलग हो गए थे और फिर उनकी जगह जो जूनियर जज थे, जूनियर जज सुप्रीम कोर्ट के, वो शामिल किए गए थे। इस तरह
इनके खिलाफ वो रेफरेंस खत्म हुआ। अच्छा जी, लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज नहीं थे, लेकिन फिर भी वो लाइन तोड़ी उन्होंने, और क्योंकि वादा किया वो था इसलिए उठाकर चले गए, उठाकर ले गए इनको सुप्रीम कोर्ट में। अब इसमें मामला ये है कि जो मैंने अर्ज किया कि 27 अक्टूबर को जो फैसला आया था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का, तीनों अरकान जिन्होंने इनके खिलाफ ये कार्रवाई जो है इसकी मंजूरी दी कि इसको मामले को आगे चलाया जाए, दो जज तो कहते हैं नहीं कार्रवाई बनती नहीं, एजाज अली हसन और लाहौर हाई कोर्ट के मीर भट्टी साहब। मीर भट्टी साहब तो इनके साथ मुशर्रफ केस में शामिल थे, फैसला करने वालों में। बहरहाल वो जो 3 जज थे अब ये कहते हैं जनाब ये केस ना सुने। क्यों ना सुने जनाब? जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब इसलिए केस ना सुने, जब मैं 2020 में सुप्रीम कोर्ट आ रहा था और मेरे नाम पे गौर हो रहा था, तो जुडिशियल कमीशन के रुकन जो हैं काजी फाइज ईसा साहब, उन्होंने मेरी सुप्रीम कोर्ट आने की मुखालफत की थी और मेरे खिलाफ इख्तलाफी नोट लिखा था। और भाई मेरे अब जूनियर जज थे, नीचे से ऊपर जा रहे थे, वो लिस्ट वो सीनियरिटी लिस्ट जो है उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। एक बात तो ये होगी। दूसरा वो ये कहते हैं कि मेरे कुछ जो फैसले थे बतौर जज लाहौर हाई कोर्ट, उनकी बुनियाद पे काजी साहब ने तनकीद की कि जनाब ये फैसले ठीक नहीं है। वही एक तो वही असद खोसे वाली मैंने बात बताई है। दूसरा ये कहते हैं कि जनाब एक खास तौर पे जो मुशर्रफ वाला मैंने फैसला दिया था, काजी साहब ने उस पर भी तनकीद की थी कि जनाब ये फैसला गलत है। वो सारी दुनिया कह रही थी गलत है, और उसमें आपकी जुडिक्शन थी नहीं, इख्तियार ही नहीं था, लेकिन आपने कर दिया। वो तो अपील जानी थी सुप्रीम कोर्ट में और अपील गई हुई है। बहरहाल तो जनाब कहते हैं कि इसलिए काजी साहब जो हैं इस केस को ना सुने। और फिर दूसरी बात जो है वो ये कहते हैं कि जनाब काजी साहब उस कमीशन के सरबराह हैं जो ऑडियो लीक्स के लिए की तहकीकात इंक्वायरी के लिए जो बनाया गया था हुकूमत की तरफ से, उसके रुकन है। और दूसरा वो कहते हैं जो है ना नईम अख्तर अफगान साहब, वो भी ना सुने। वो इसलिए ना सुने कि वो भी उस कमीशन के मेंबर हैं। और सरदार तारक मसूद साहब इसलिए ना सुने कि जो उमरता बंदयाल साहब ने मेरे खिलाफ शिकायत उनको भेजी थी कि जनाब काबिल समात हैं या नहीं है, उन्होंने वो उस पर अपना नोट दे दिया था और अपना जहन बता चुके हो। भाई ये तो जिस जज के खिलाफ भी रेफरेंस आता है, एक मेंबर को जो जुडिशियल सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का मेंबर होता है उसको भेजा जाता है कि जनाब आप इसको देखें, ये कार्रवाई आगे चलनी चाहिए, ये रुक नहीं जानी चाहिए। उन्होंने कहा जनाब कार्रवाई बनती है, इंक्वायरी होनी चाहिए इन इल्ज़ामात की, अगर गलत है तो फिर ख़त्म हो जाएगा रेफरेंस, और अगर गलत हो ना तो फिर ये भी हो जाता है कि जो शिकायत करने वाला है उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। तो अब कहते हैं आप तीनों ना बैठें जनाब, क्योंकि तीनों ने अपना जहन दे दिया होगा और मेरे ज़हनी तौर पे खिलाफ हैं, ये जानबदार हैं वगैरह वगैरह जवाब देने के। और कहते जो दरखास्तें आई हैं मेरे खिलाफ, तो मुझे शवाहद उन दरखास्तों के साथ जो शवाहद लगाए गए हैं वो शवाहद मुझे फराहम किए जाएँ। वो कहते जनाब सरदार तारक मसूद के खिलाफ भी आमना मलिक नामी खतून के उसमें मैं भी ला कर चुका हूँ कि एक दरखास्त थी, उसमें तो जनाब वो खतून को ये कहा गया, नोटिस दिए गए कि जनाब आप शवाहद लेके आएँ, तो उसमें तो अमूमी इल्ज़ामात थे। आपके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं उसमें तो बाकायदा तफसीलात दी हुई हैं। तो ये कहते हैं जनाब उनके मेरे साथ इम्तियाजी सलूक है, वहाँ दरखास्त गुजार को नोटिस है और यहाँ मुझे नोटिस दे दिया गया है। ये कहते हैं कि जनाब जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मेरी मुखालफत की कि इन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज ना बनाया जाए। ये तो लाहौर हाई कोर्ट से निकलते निकलते बचे थे। वो भी बड़ा एक दिलचस्प किस्सा है और मैंने हार्सिस माउथ से सुना हुआ है, वो मैं आपको सुना देता हूँ। वो क्या वाकया हुआ था 2010 में लाहौर हाई कोर्ट में एक खेप आती है, बैच आता है एडिशनल जजों का। उसमें कुछ जुडिशरी से लोग होते हैं, कुछ वकला में से होते हैं। तो ये जनाब इनका नाम भी था उसमें। और 1 साल तक जो एडिशनल जज मुकर्रर किया जाता है किसी हाई कोर्ट का, तो 1 साल बाद फिर उसकी कंफर्मेशन के लिए सिफारिश भेजता है चीफ जस्टिस मुतलका हाई कोर्ट का, और फिर उसका जुडिशियल कमीशन में जायज़ा लिया जाता है। जो उस वक्त के चीफ जस्टिस थे एजाज चौधरी साहब, उन्होंने लिख के भेज दिया कि जनाब ये भाई साहब जो है ना, ये तो जज रहने के काबिल ही नहीं। कई एक इल्ज़ामात उन्होंने लगाए। जब वो सिफारिशात गई इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के पास, तो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने कहा कि यार ये बंदा जो है ना, आपके इल्ज़ामात तो ठीक हैं या ठीक हो सकते हैं, लेकिन इसकी काम करने की स्पीड ठीक है, फौजदारी मामलात को ये अच्छा समझता है,
इसको समझाते हैं कि आप अपने आप को ठीक कर लें, 1 साल का मौका आपको दे देते हैं। आपके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं, इनका तासुर जो है वो ख़त्म करें और फिर अगले साल आपको देख लेंगे। तो फिर 2011 में लाहौर हाई कोर्ट के 2-3 मेरे ख़्याल 3 जज थे, अनवर भूर और वक़ार हसन मीर और एक आधा और था। उनको वो कन्फर्म नहीं किया गया था और कुछ जज कन्फर्म हो गए थे, लेकिन 4 जज ऐसे थे जिनको फिर एक्सटेंशन दे दी गई थी। अब वो इल्ज़ामात भी निकलवा लें, जो पहली रिपोर्ट गई थी लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ से, वो भी निकलवा के देख लें कि ये तो कन्फर्म ही नहीं हो सकते थे। जो 4 जज लाहौर हाई कोर्ट के कन्फर्म नहीं हुए थे, 1 साल की एक्सटेंशन दे दी गई थी और फिर अगले साल 2012 में ये कन्फर्म हुए थे, तो उनमें बाद में चीफ जस्टिस बने मामून रशीद शेख साहब, वो काम ही नहीं करते थे, और मोहम्मद फ़रख इरफान साहब, वो अच्छे जज थे और फिर वो उनके खिलाफ भी रेफरेंस चला गया था, पनामा में नाम शाम आ गया था उनका, तो फिर वो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था और फिर उनकी बाकायदा लड़ाई हुई थी साकिब निसार के साथ, जो चीफ जस्टिस थे, बाजू टाँक लिए थे, एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए थे, लेकिन उन्होंने तो एतराज़ नहीं किया साकिब निसार पे। और फिर मुज़ाहिर नकवी साहब थे, मुज़ाहिर सईद मुज़ाहिर अली नकवी साहब, ये इनको एक्सटेंशन मिली और मोहम्मद यावर अली साहब जो हैं, यावर अली खान साहब, उनको एक्सटेंशन मिली थी और उनमें मामून रशीद और यावर फिर लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे। तो ये इस तरह की इनकी जो माजी है, इनका इस तरह का है, ये कार्रवाइयाँ डालते रहे जो कन्फर्म नहीं हो सकते। अब ये एक और चीज़ वहाँ ले आए हैं, एक नया नुक्ता ले आए हैं और ये बड़ा ही अजीबोगरीब नुक्ता है। ये कह रहे हैं कि जनाब एक तो रूल्स की बात कर रहे हैं कि रूल्स जो हैं ये नहीं बनाए जा सकते, इस तरह की बात है, जिन रूल्स के तहत मुझे भेजा गया है नोटिस, तो वो रूल्स जो हैं उनके बारे में पहले ही उनके खिलाफ राय दे चुके हुए हैं सरदार तारक मसूद और काजी फायद ईसा साहब। भाई मेरे उनकी जो राय थी वो किसी ने मानी ही नहीं थी, अक्सरियत का जो फैसला था वही चलना था, तो अब तो उनकी राय की अक्सरियत कोई अहमियत ही नहीं है। और फिर वो जो एक और बात मैं कहता हूँ मुझे बड़ी अजीबोगरीब लगी, वो कहते हैं कि जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई है वो इत्फाक राय से ही मुमकिन है, यानी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जो फैसला करना होता है वो इत्फाक राय से करना होता है। ये बड़ी ही अजीबोगरीब दलील, मैं बार बार इसको कह रहा हूँ कि क्यों लगी मुझे। आप देख लें आइन का जो आर्टिकल है 209, जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से मुतल्लिक है, जो जिसके तहत आला अदलिया के जजों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, उसका है सब आर्टिकल 4, यानी आर्टिकल 209 सब आर्टिकल 4। वो ये कहता है कि अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अरकान के दरमियान इख्तिलाफ राय पैदा हो जाए तो फिर जो अक्सरियत की राय होगी वो गालिब होगी, यानी अक्सरियत राय से ही फैसला होगा। अगर इख्तिलाफ हो जाता है, जिधर अक्सरियत होगी वो फैसला माना जाएगा। और अगर बड़ी वजाहत के साथ ये लिखा हुआ सब आर्टिकल में कि फिर जो सदर को रिपोर्ट भेजी जाएगी वो जो अक्सरियती फैसला होगा उसके मुताबिक रिपोर्ट बना के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भेज देगी सदर को। अच्छा, फिर वो कहते हैं अब सिर्फ हतमी राय सदर को भेजी जा सकती है। अच्छा, ये भी मिसकंसेप्शन है, लोग समझते हैं कि जनाब उसमें लिखा हो राय भेजेगी, लेकिन ये वो राय है जिसका सदर पाबंद है। अगर ये किसी जज के खिलाफ राय दे देती है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल तो फिर वो जज नहीं रह सकता। यही आइन की रूह है और इस आर्टिकल की मंशा है। बहरहाल इन्होंने इस तरह के कोई एतराज़ात वगैरह किए हैं। तो और फिर ये कहता है जनाब देखें जब काजी फायद ईसा के खिलाफ रेफरेंस आया था तो 2 जज जो थे सीनियर जज वो उठ गए थे जिन पे एतराज़ किया गया था, एजाज अल एहसन और सरदार तारक मसूद साहब। भाई वो तो इसलिए उठ गए थे कि अगर ये फैसला काजी साहब हटा दिए जाते तो दोनों को फायदा होना था। सरदार तारक मसूद ने चीफ जस्टिस बनना था, अब वो नहीं बन रहे, काजी साहब के टेन्योर में उन्होंने रिटायर हो जाना है। आज वो चीफ जस्टिस होते अगर काजी साहब ना होते, और एजाज अल एहसन की जो मुद्दत थी बतौर चीफ जस्टिस उसमें इजाफा हो जाना था। दोनों का फायदा था, मुफाद था उसमें, इसलिए उठ गए। सरदार तारक मसूद तो खुद ही उठ गए, एजाज अल एहसन ने तो धक्के दे के कटिया, उन्होंने निकल ही नहीं रहे सी। आप जिन जजों पर एतराज कर रहे हैं उनका तो कोई जाती मुफाद ही नहीं है इसमें। आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान पे और तलाश कर रहे हैं हम ख्याल जजों की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल।
ए नहीं होना। और फिर सुप्रीम कोर्ट में करें, जैसे काजी साहब ने, उनके खिलाफ जो रेफरेंस आया था उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू किया, और शौकत अली सिद्दीकी ने सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू किया, और इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के खिलाफ जब रेफरेंस आया था तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू किया। अच्छा, इसमें मजे की बात यह है कि जब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के खिलाफ परवेज अहमद शर्मा ने रेफरेंस बना के भेजा ना, तो उस वक्त पूरे जो मुल्क के वकला थे वो सड़कों पे आ गए। ये भी ठीक है। और फिर वकला तंजीमों ने, बार काउंसिलों ने, बार एसोसिएशनों ने, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने, उन्होंने दरखास्तें फाइल की जनाब चीफ जस्टिस के खिलाफ जो रेफरेंस है ये गलत है, ये फाइल ही नहीं हो सकता। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने खुद भी किया, वकला ने भी किया। अब जैसे काजी फाइज ईसा के खिलाफ जब बदनीति के साथ इन्होंने रेफरेंस बना के भेजा, तो काजी साहब ने खुद भी उस रेफरेंस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। लेकिन साथ ही जो वकला तंजीमें थी, सुप्रीम कोर्ट बार, सिंध हाई कोर्ट बार, पाकिस्तान बार काउंसिल, उन्होंने भी दरखास्तें फाइल की थी कि जनाब ये काजी साहब को आप किस चक्कर में फंसा रहे हैं। और जो याहिया अफरीदी साहब ने उसमें नोट दिया था ना, उन्होंने काजी साहब के खिलाफ जो रेफरेंस था वो उड़ा दिया था, उस अक्सरियती फैसले के साथ थे वो। लेकिन उन्होंने ये कहा था कि जो काजी साहब है ये खुद दरखास्त नहीं दे सकते थे। काजी साहब की दरखास्त याहिया अफरीदी ने इख्तलाफ किया था, वो मुस्तरद की थी, वकला की दरखास्तों पर उन्होंने इतफाक किया था, और काजी साहब के खिलाफ रेफरेंस जो है वो उड़ा दिया था। अब ये जो है मुज़ाहिर अली नकवी साहब, इन्होंने दफा तो पता भी नहीं लिया, यानी वकला, किसी वकला तंजीम की तरफ से, किसी बड़े वकील के मुंह से आपने सुना है कि इनके खिलाफ रेफरेंस जो है वो नहीं होना चाहिए? कोई करारदाद आई है, कोई दरखास्त आई है सुप्रीम कोर्ट में? वो तो बल्कि और तरह की बातें कर रहे हैं। वकला तंजीमें जो हैं वो तो ये कह रही है जनाब सजा मिलनी चाहिए। सुप्रीम जस्टिस काउंसिल का फायदा क्या है? ये ऐसे जज हैं जिनके खिलाफ वकला ये चाहते हैं कि फैसला आए सुप्रीम जस्टिस काउंसिल का। बड़ी अजीब बात है। और फिर वो कहते हैं जनाब, वो पहले मैंने अर्ज कर दिया जनाब ये कि नईम अख्तर अफगान और काजी साहब इसलिए ना सुने कि मेरे खिलाफ जो ऑडियो की वो रिकॉर्डिंग वाला जो लीक वाला जो मामला था उसकी वो इंक्वायरी कर रहे हैं, वो स्टे किया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया हुआ है। वो तो केस चल नहीं रहा, वो तो इंक्वायरी चल नहीं रही, बंद पड़ी हुई है अभी तक। और फिर वही यार, जो एक तो फवाद चौधरी और उसके भाई की गुफ्तगू है, फिर इसकी मुज़ाहिर अली नकवी की जो गुफ्तगू है वो परवेज़ इलाही के साथ है, जिसमें यार यार कह रहे आओ यार तो छाड़ी यार तो मैं आ रहा है, इस तरह की बातें शायद नहीं हो रही, जिसमें वो वाला मामला जो है। तो भाई मेरे वो और इशू है, ये और इशू है। बहरहाल इन्होंने इतराज़ करना तो इनका हक था ना, वो इतराज़ इन्होंने कर दिया है। और लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस इतराज़ की बुनियाद पे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो रुक सकती है, कार्रवाई जारी रहेगी। और आसान तरीका यही है कि ये इस्तीफ़ा दें और घर जाएं। और फिर ये सुनने में ये आ रहा है कि वो कहते हैं इस्तीफ़ा दे देंगे तो फिर भी जान नहीं छूटनी इनकी, कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो रिकमेंड कर सकती है अदारों को। सैयद मंसूर अली शाह साहब ने वो नोट नहीं दिया हुआ एक कि जनाब वो जो नैब वाला केस है उसमें जो नैब तरामीम में इख्तिलाफी नोट दिया हुआ है उन्होंने, नैब तरामीम केस में वो उन्होंने कहा नहीं था कि जनाब जजों के खिलाफ और फौजी अफसरों के खिलाफ भी नैब ऑर्डिनेंस के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। उस तरह की बातें लोग कर रहे हैं कि जनाब अगर इन्होंने इस्तीफ़ा भी दे दिया ना तो जान नहीं छूटनी, उन्होंने रिकमेंड कर देना है नैब को। लेकिन ये बहस तलब मामला है कि वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो इख्तियार है या नहीं है कि वो रिकमेंड करे किसी के खिलाफ मामला। लेकिन वो उस जजमेंट, उस नोट की रोशनी में अगर अब नैब तरमीम जो है वो चैलेंज हो गई हुई हैं, तो उस पर अगर ये फैसला आ जाता है, मंसूर अली शाह साहब का जो नोट था इख्तिलाफी नोट वो अक्सरियती फैसला बन जाता है अपील में, तो फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो कार्रवाई कर सकेगी। बहरहाल देखें तेल की धार देखें। अब मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए भी इलाक़ के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।